चलो एंजाइम क्या होता है बेटा। अब देखो एंजाइम सिंपली आप लोगों को मालूम है, मैंने 50 बार बताया है कि भाई एंजाइम क्या होता है। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम क्या होता है? एंजाइम मोस्टली एंजाइम जो रहता है वो प्रोटीनस प्रोटीन। होता है। ठीक है, प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीनस स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट इज अ चेन ऑफ मेड बाय चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मैंने आपको बताया बेटा जो अमीनो एसिड की चेन होती है उसके बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे भाई क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है? Yes, यस ठीक है। सर। तो मेनली जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेनली जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मेक्स एंजाइम या वर्क्स एज एंजाइम, वर्क्स एज एंजाइम। अब ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहता है वो मेनली आपको टर्शरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। मिनिमम टर्शरी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंजाइम की वजह से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में मतलब उनमें जगह नहीं बन पाता है। अब जगह नहीं बन पाता का मतलब क्या है? जैसे अगर हम लोग देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तो भैया क्या है वो? सिंपल सा बोलो, सिंपल सा अमीनो एसिड। जैसे हम लोगों ने देखा ना ये ऐसा, ये अमीनो एसिड की चेन है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का याद है डायग्राम आप लोगों को? बोलो, सेकेंडरी Yes, स्ट्रक्चर sir. का yes, डायग्राम sir. कैसा था? थोड़ा सा ऐसा ऐसा हल्का सा स्पाइरल। टर्सरी स्ट्रक्चर का डायग्राम याद है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैसा था? Sir, ऐसा एकदम कॉल। ऐसा ऐसा था ना? ठीक है, यस Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. yes, ठीक है। sir. तो इससे क्या होता है बेटा, आप अगर देख सकते हो कि मेरे पास रस्सी नहीं है, मैं वायर से लाके एक बार आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? Yes, टर्शरी sir. स्ट्रक्चर, Yes, ठीक है। sir. तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन, ये अमीनो एसिड की चेन है। चलो इसको भी मैं अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसमें भगवान जाने कितना सारा क्या क्या है, हेडफोन वेडफोन, चार्जिंग केबल। ठीक है, चलो। तो ये हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ही एक दूसरे में उलझा हुआ है, बहुत ज्यादा ही एक दूसरे में उलझा हुआ है। इसका जो चेन है सीधा नहीं है, पूरा उलझा हुआ है। क्या इस उलझे हुए स्ट्रक्चर में मैं ऐसा ये पेन को डाल सकता हूँ? आ जाएगा आसानी से? फंस जाएगा? फंस गया? Yes, sir. Yes, फंस sir. Yes, गया ना? sir. ठीक है, चलो देन दूसरा, क्या मैं एक और पेन को इसमें डाल सकता हूँ और मैं इसको फंसा सकता हूँ? Yes, sir. बिल्कुल, ये देखो मैंने दूसरा पेन भी डाल दिया। क्या मैं तीसरा पेन भी डाल सकता हूँ? बिल्कुल, Yes, sir. ये देखो। क्या मैं चौथा पेन भी डाल सकता हूँ इस गुच्छे में? फंसा सकता हूँ, ये देखो इतना Yes. सारा फंस गया। और भी जगह है ना? और भी जगह है, लेकिन अभी फिलहाल मैं 4 ही पेन डाला हूँ। 4 पेन को डाल के इन चारों को मैं क्या करूंगा? ग्लू कर दूंगा, जोड़ दूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इन पेन को जोड़ने में मदद करते हैं, लेकिन वो पेन तभी जुड़ेंगे जब इस गुच्छे के अंदर वो घुसेगा या जाएगा। तो ये हो गया। अब अगर मैं देखूं तो ये 4 नहीं, ये 1 हो गए और ये कुछ अलग ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम छोटा सा, जैसे आप लोगों का जो आप लोग अगर मल्टी कलर पेन आप लोग कभी देखे होंगे, ऐसा 4 रहता है उसका, ऐसा मोटा सा Yes, रहता है, sir. Yes, sir. 4 रिफिल वाला, इधर ब्लैक, इधर ब्लू, इधर ग्रीन, इधर रेड। देखे हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चारों रिफिल को डालने के बाद क्या ये 4 पेन है कि 1 पेन है? एक पेन। एक एक पेन है ना। तो बनाने वाले ने क्या किया है, 4 अलग अलग पेन कैरी करने में दिक्कत होगा, एक पेन बनाओ भैया, अपने पास रखो, जो कलर यूज करना है करो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 4 रिफिल को लिया और एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें 4 रिफिल्स को होल्ड करने की जगह बना सके और उसको एक ऐसा सिस्टम दे दिया बटन के द्वारा कि भैया जो यूज करना है इधर से ऐसा स्लाइड किए, आप लोगों को पता है ना, ऐसा स्लाइड किए, Yes, ब्लू sir. आ गया, रेड आ गया, ब्लू है ना, ब्लैक आ गया, इधर ग्रीन आ गया, ऐसा। तो ये क्या काम करता है? इसी तरीके का काम करता है एंजाइम, इसी तरीके का मोल्डिंग का काम करता है एंजाइम। समझ आ रहा है? ठीक है, और अपन देखते हैं।
तो सिंपली अगर हम देखें टर्सरी स्ट्रक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट है एंजाइम के लिए, क्योंकि इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें मैं अलग अलग तरीके से चीजों को होल्ड नहीं कर सकता, इसमें तो बिल्कुल नहीं रख सकता भाई। अगर मैं एक सिंपल सा अगर एक वायर को ऐसे ले लूं, है ना, सिंपल सा एक बेसिक सा वायर, इसको मैं पेन को लटकाऊंगा तो नहीं लटकेगा। इवन अगर मैं ऐसा एक स्पाइरल, हल्का सा स्पाइरल भी अगर मैं ले लूं तो भी यहाँ पर नहीं लटकेगा। क्यों? क्योंकि ये लूज है, लूज चेन है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लूज है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइटली एक दूसरे के आसपास है, तो यहाँ पर इसको अटकाना आसान होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? क्यों मेनली क्यों टर्सरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम फॉर्मेशन के लिए, Yes, एज अ एंजाइम के Yes. जैसा काम करने के लिए प्रोटीन का। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया एंजाइम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किससे बनता है। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. चलो, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो गुच्छा है वायर का, इसमें जो जगह होती है पेन को ऐसे डालने के लिए, ये जगह हो गया, है ना, ये दूसरा जगह हो गया पेन को ऐसे डालने के लिए। तो ये जो जगह होता है ना बेटा, इस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ चैन में, ठीक है, मतलब प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर दैट इज एंजाइम, एंजाइम में जो ये जो जगह होता है जिसमें मैं पेन को ऐसे डाल पा रहा हूँ, है ना, दैट साइट इज नोन एज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एक ऐसी जगह होता है जहां पर कोई भी सबस्ट्रेट को, कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर ले जाके होल्ड कराया जा सकता है, या वहां पर उसको रोक सकते हैं, या फिर उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइम में मेनली अगर आप देखोगे तो ये ऐसा आपको बीच बीच में क्या मिलेगा बेटा, एक्टिव साइट। समझ आ रहा बात? एक्टिव साइट क्या होता है, समझ Yes, आ रहा sir. है? ठीक है, एक्टिव साइट। ठीक, अब ये एक्टिव साइट जो होता है ये बनता भी इसीलिए है क्योंकि ये इसका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने बताया उलझा हुआ, बीच बीच में छोटा छोटा छेद होगा, दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। ठीक है, ये एक्टिव साइट है। ये एक्टिव साइट जो रहता है इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्टिव साइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन कैसे बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा भाई बोलो? कार्बोनिक एसिड, CO3. है ना, कार्बोनिक एसिड बनेगा, पता है ना, Yes, sir. कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब ये कार्बोनिक एसिड के लिए क्या करेगा, अगर ये एंजाइम के द्वारा होगा, अगर ये एंजाइम के द्वारा होगा तो एक्टिव साइट में क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कहा जाएगा एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट में फिर ये दोनों कंबाइन होगा और फिर H2CO3 तक। एकदम छोटा सा एग्जांपल, एकदम छोटा सा एग्जांपल। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है जो कि अंदर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट में क्या है भाई, किसी चीज को जोड़ने के लिए एक ग्लू है, मान लो कोई केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि चीजों को जोड़ सकता है या चीजों को तोड़ सकता है, जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट के अंदर चीजों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, है ना। तो अब ये क्या हुआ, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या बना, जोड़ने के बाद क्या बना बोलो, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो जिसको जोड़ने के लिए एक्टिव साइड में डाला जा रहा है, एक्टिव साइड के अंदर जो आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। और जो जुड़ के बन गया इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्ट। समझ आ रहा है, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, सिंपल है Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना। चलो, तो एंजाइम का क्या काम हुआ, सिंपली चीजों को लाया और जोड़ दिया, या फिर किसी चीजों को तोड़ भी दिया, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज को एंजाइम ब्रेक करता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड को ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये सब एंजाइम के अंदर होता है, एक्टिव साइट्स में। ठीक है, चलो, लेकिन बेटा अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम एक नॉर्मल रिएक्शन को देखें, तो नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन के लिए बेटा हाई प्रेशर और टेम्परेचर, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 क्या बनेगा, अरे NH3. भाई NH3। कितना टेम्परेचर चाहिए रहता है इसके लिए,
अरे बोलो भाई, अरे भाई, आई थिंक 800 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए नॉर्मल लैब में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं है। ऐसा है क्या कुछ? कोई पढ़ा है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नो सर, ये नहीं, वाला पार्ट नहीं पढ़े हैं अभी। नहीं पढ़े, चलो छोड़ो। तो बेटा कई ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, एनर्जी क्या है भैया? भैया टेम्परेचर क्या है? एक हीट का फॉर्म, ठीक है। हीट के फॉर्म को हम टेम्परेचर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वो खाली एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, समझ आ रहा है? टेम्परेचर, हीट कितना ज्यादा है, कम है, ये टेम्परेचर के थ्रू हम बता सकते हैं। तो भैया कुल मिलाकर के किसी भी चीज को जैसे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए, इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन बेटा इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो कभी भी एंजाइम काम नहीं करने वाला, क्योंकि एंजाइम में प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और कोई भी प्रोटीनस स्ट्रक्चर जो होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40-45 डिग्री में काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में भी काम करते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट। चलिए, तो इतने हाई टेम्परेचर पर क्या होगा बेटा? कभी भी इतने हाई टेम्परेचर पर कभी भी क्या नहीं होने वाला? एंजाइम्स काम करने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने बताया कि भाई जो एंजाइम काम करेगा हार्डली 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए सुटेबल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको 45 डिग्री टेम्परेचर पर बहुत अच्छा लगता है, या फिर 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर काफी अच्छा फील करते हैं, बताओ भैया कौन सा टेम्परेचर सूट करता है? 40-45 डिग्री अच्छा लगता है, या 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको बहुत मजेदार लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? सर 20 से 25। 20-25। क्यों पता है? सर गर्मी नहीं रहती, नहीं, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वो बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर एंजाइम को काम करने के, और अगर बॉडी के एंजाइम सही तरीके से काम करेंगे तो बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही चलता है, एनर्जी अच्छा बनता है, ठीक है। बॉडी के अंदर का जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली काम करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्योरली डिपेंडेंट ऑन एंजाइम, ठीक है। एनर्जी बनना है, कोई प्रोडक्ट बनना है, कोई प्रोडक्ट को तोड़ना है, तो जो भी काम हो रहा है शरीर में उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर बहुत अच्छा चाहिए रहता है। 40-45 डिग्री में बॉडी गर्म हो जाता है। बॉडी गर्म होने के कारण क्या है? बॉडी के एंजाइम सही तरीके से काम नहीं करते हैं, इसीलिए हमको थोड़ा इरिटेशन फील होता है, हम हेल्पलेस फील करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है अंदर से। अच्छा इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आप बहुत अच्छा डाइट, खाना पीना बढ़िया मौज मस्ती आप बहुत अच्छा कब करते हो? गर्मी के दिनों में या ठंडी के दिनों में? आपको मालूम है कि भाई इसी मौसम में ठंड के दिनों में ही हम बढ़िया एक्सरसाइज कर पाते हैं, स्टेमिना अच्छा हो पाता है हमारा, हम खाना पीना अच्छा खा पाते हैं, घूमने फिरने में मजा आता है। ये सभी इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी के जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसी टेम्परेचर को बहुत ही सुटेबल उसको लगता है, ठीक है। समझ आ रहा है बात? लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर दुनिया का कोई भी एंजाइम काम नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर पे भी एंजाइम काम करता है। आप बता सकते हो? नहीं मालूम? क्लास 12th में पढ़ोगे आप लोग, है ना? जैसे आर्की बैक्टीरिया मालूम है ना बेटा? आर्की बैक्टीरिया पढ़े हो आप? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो था आर्की बैक्टीरिया, याद यस है मैंने सर। बताया था हॉट वाटर स्प्रिंग में रहते Yes, हैं, sir. 90 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री, 90 डिग्री से भी ऊपर हॉट वाटर, एकदम उबलता हुआ पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 90-100, इतना मतलब हाथ नहीं रख पाओगे, इतना उबलता हुआ पानी में भी बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया, हॉट वाटर स्प्रिंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, याद आ रहा है आप लोगों को?
ठीक है। Yes, sir. तो ये जो Yes, बैक्टीरिया sir. है भैया, अब मुझे बताओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना एंजाइम के फंक्शन के, एक्सेप्ट मैं बोलूंगा कि वायरस वायरस को छोड़ दें एक्सेप्शनली, तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो बिना एंजाइम के नहीं जीवित रह पाएंगे, क्योंकि उनके भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एंजाइम चाहिए। बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के भी एंजाइम चाहिए होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनली जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं पुराने जमाने के, ठीक है, वो ऐसा कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, इसका क्या मतलब है, उनका जो एंजाइम होगा वो हाई टेम्परेचर पर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना, समझ आया ना बात। इसका यही मतलब है Yes. कि भैया उसको जीवित रखना है तो मेटाबॉलिज्म उसके बॉडी में भी होना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि 90 डिग्री के ऊपर भी उसके बॉडी में, बैक्टीरिया के बॉडी में एंजाइम काम कर रहा होगा, तभी वो जीवित है, तभी वो जिंदा है, नॉर्मल है, ठीक है, खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। समझ आया बात आप लोगों को। तो एंजाइम अगर हम देखें तो 40 डिग्री तक मैक्सिमम वो सही तरीके से काम करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डीएनए का भी डिनेचुरेशन होता है, एंजाइम भी ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है। जैसे एग, एग को आप उबालोगे, एग को जब आप बॉईल करते हो तो एग के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे ही आप उसको बॉईल करते हो तो बॉईल करने के कारण जो प्रोटीन होता है एग का, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होने से उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। समझ आ रहा बात? हाँ बोलो। तो एक एग में कितना प्रोटीन होता होगा? एक एग में जो एक मीडियम साइज जो अच्छा एग रहता है उसमें कम से कम 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है ना। जो व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन होता है, जो येलो वाला जो रहता है वो फैट होता है, और उसी में ही एम्ब्रो चिपका रहता है फैट, क्योंकि फैट से ही एनर्जी एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो जो रहता है वो फैट से ही एनर्जी बनाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता है उसमें, मेनली उसमें फैट और प्रोटीन रहता है। लेकिन येलो वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है। क्यों? सर हाँ बोलो। मैं कुछ पूछूं? हाँ बोलो। अगर कोई येलो वाले पार्ट को हटा के खाएगा तो? कुछ नहीं होता, प्रोटीन मिलेगा बस, फैट वाला पार्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब येलो पार्ट में होता है, व्हाइट पार्ट में नहीं होता। तो अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन में विटामिन और मिनरल्स भी आते हैं, वो चाहिए तो येलो भी खाना पड़ता है, वरना सिर्फ प्रोटीन रॉ, मतलब सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, है ना। ब्लड फॉर्म करने के लिए B12 वगैरह जो होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विटामिन जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब एग के येलो पार्ट में, ठीक है, व्हाइट पार्ट में नहीं होता है। तो वो भी खाना चाहिए, एटलीस्ट 2 तो खाना ही चाहिए। मैं 3-4 तो मैं ही खा लेता हूँ दिन में। चलो, 6 ग्राम प्रोटीन होता है, और हर एक को एटलीस्ट अपनी बॉडी वेट का जितना, मतलब जितना बॉडी वेट है उतना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, उतने ग्राम। बट नहीं हो पाता तो एटलीस्ट 50%, जैसे किसी का 60 किलोग्राम है बॉडी वेट, एटलीस्ट मिनिमम 30-40%, 30-40 ग्राम प्रोटीन तो उसको इंटेक करना ही चाहिए पर डे, हर एक दिन, है ना, उतना जरूरी है। चलो, तो क्लियर है ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर पे स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। इसीलिए कई बार पुराने जमाने के लोग कच्चा अंडे को दूध में घोल के पीते थे, क्योंकि उसका प्रोटीन थोड़ा अलग टाइप का होगा, और जो पका हुआ अंडा रहता है वो थोड़ा अलग टाइप का प्रोटीन होता है, इसीलिए लोग पहले जमाने में ऐसे करते थे, ठीक है। और सबसे बेस्ट बॉईल होता है, तला फ्राई वगैरह तेल बहुत रहता है। चलिए, क्लियर है इतना, समझ आया बात? Yes, sir. यस चलो, सर। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इतना बेसिक है ना, मैं सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ। अब देखते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है। अब इसी को मैं आगे चल के कंटिन्यू करूंगा कि ये साइड कैसे होता है। तो एक अगर सिंपल सा अगर देखें, है ना, आगे का आगे देखेंगे, पहले इसको अच्छे से ही समझ लो कि अगर हम सिंपल सा देखें कि भाई एक्टिव साइड क्या करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंजाइम लो, ठीक है, ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम ऐसा है, जब मैं मान के चलूं ये एक एंजाइम का मैं ऐसा लाइन डायग्राम बना, ठीक है। तो ये एंजाइम है, एंजाइम में क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट लूंगा, क्योंकि भैया एंजाइम क्या करेगा, दो चीजों को जोड़ेगा, या एक को तोड़ के दो चीज बनाएगा, या तो दो दो चीजों को जोड़ेगा, या कोई एक को तोड़ के दो बनाएगा या उससे ज्यादा बनाएगा, ठीक है। तो मैं जोड़ने वाला चीज पहले देख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ पर
एक कोई मॉलिक्यूल लिया, ये एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल, तो ए एंड बी, ये मैंने ले लिया। अब ये जो एक्टिव साइट है ये क्या है बेटा, जहां पर ये सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, ये सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, ये एक्टिव साइट है। ये क्या है, एक्टिव साइट है। ठीक है, समझ आया बात, ये क्या है, एक्टिव साइट है ना। तो एक्टिव साइट में ये सबस्ट्रेट आ गया, दोनों ए एंड बी। अब आगे चल के क्या करेगा भाई, ये एंजाइम अलग हो जाएगा, ये एंजाइम अलग हो गया, प्लस यहाँ पर ये दोनों एक हो गया और ये हो गया सी। तो ए और बी जुड़ के हो गया सी, या फिर बोल सकते हो ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको ए बी, ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर है, ये बेसिक है, समझ आ रहा है, बेसिक समझ आ रहा है। एक्टिव साइट क्या कर रहा है, कुल मिलाकर के जोड़ने का या तोड़ने का काम। ठीक है, अब ये जोड़ने का काम और तोड़ने का काम जो रहता है ना, इसके थ्रू ये कैसे हो रहा है, मतलब एक्टिव साइट के थ्रू ये कैसे हो रहा है, कोई चीज जुड़ कैसे रहा है, कोई चीज टूट कैसे रहा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे डायग्राम के। तो ये हटा दूं मैं पहले, ठीक है। यस सर। यस सर। Yes. चलो अब आगे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे भाई कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस जो रहता है, कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस जो रहता है वो फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। एक आध फिजिकल प्रोसेस का नाम बताओ, एक आध फिजिकल प्रोसेस जो हो रहा है कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। जैसे बेटा पानी, पानी है ना, तो फिजिकल प्रोसेस देखते हैं पहले, फिर केमिकल प्रोसेस देखते हैं। फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, और इधर हम देखेंगे केमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस बहुत ज्यादा नहीं है, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस बहुत ज्यादा अपने को यहाँ डिस्कस नहीं करना, बहुत छोटा सा है। जैसे भाई फिजिकल प्रोसेस कोई शेप चेंज भी हो सकता है, कोई भी चीज का बिना बॉन्ड तोड़े या बिना बॉन्ड बनाए कोई भी चीज का शेप चेंज कर सकते हैं, या उसका स्टेट्स ऑफ मैटर को भी चेंज कर सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे अगर हम देखें वाटर का, तो वाटर के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग उसके Solid. बेटा। हाँ क्या बोल रहे हो, लिक्विड, सॉलिड, हाँ, गैसेस। तो इसके अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं, अलग अलग इसके शेप वो फॉर्म हो सकते हैं। क्या क्या, सॉलिड स्टेट हो सकता है ना, लिक्विड स्टेट हो सकता है, और वेपर स्टेट हो सकता है। अलग अलग स्टेट है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर फॉर्म में आएगा, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहा है ये। तो इसका ये मतलब क्या है कि इसका खाली क्या हो रहा है बेटा, इसका शेप या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है क्या, इसका क्या H2O अलग हो जा रहा है यहाँ पर, नहीं, H2O तो H2O है, खाली Sir? उसका। हाँ बोलो H2 सॉलिड कैसे होगा? बेटा, उसको कंडेंस कर दो। बर्फ, आइस। बर्फ क्या होता है, बर्फ क्या होता है, आइस क्या Sorry. होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। और क्या यस है, सर। उसमें भी H2O ही मिलेगा आपको, कुछ अलग नहीं होता है, वो खाली स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रहा है उसमें। ये एक फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, ओके सर। केमिकल रिएक्शन नहीं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल प्रोसेस है। अब सॉलिड को कंडेंसेशन जो है, इसको आप डीकंडेंस कर दो, पिघला दो, थोड़ा हीट दो, तो कुल मिला के आप हीट दे रहे हो ना। कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करना है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है तो आपको एनर्जी चाहिए होता है। जैसे आपका नाम है भाई, अब जैसे मान के चलो भाई आयुष है, ठीक है, आयुष से अगर डॉक्टर आयुष चेंज होना है, ठीक है, ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पीपल है, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट है, और ये एक मेडिकल स्टूडेंट है ना। तो भैया आपने तो पूरा चेंज कर लिया, ठीक है, पूरा चेंज हो गया है। तो चेंज होने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी चाहिए, विदाउट एनर्जी बेटा आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते, तो आपको एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी होता है आपको, ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करेगी, एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक मेडिकल स्टूडेंट, एक नॉर्मल पर्सन से एक डॉक्टर के फॉर्म में। तो वो एनर्जी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं से। और वो एनर्जी है भाई आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आप कितना मेहनत करते हो उसके हिसाब से। जितनी ज्यादा एनर्जी आप लगाओगे अपने आप को चेंज करने में, आप उस फॉर्म में चेंज होगे।
कम एनर्जी लगाओगे तो मे भी यहाँ तक पहुंच ना पाओ। तो हर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पहुंचने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत होती है हमेशा, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये दुनिया का नियम है बेटा, नेचर है। अगर 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री से अगर नीचे है टेम्परेचर, तो कभी भी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में नहीं आना, ठीक है। 0 डिग्री से नीचे है अगर, मतलब माइनस में, बिलो 0 डिग्री है तो, ठीक है, बिलो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। एबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एबव टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक लिक्विड स्टेट में रहेगा। वेपर तभी होगा जब एबव 100 डिग्री, मतलब 99 पॉइंट, अगर मैं बोलूंगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो भी वाटर वेपर में नहीं चेंज होगा। उसको बॉयल होने के लिए, वेपर में चेंज होने के लिए उसको 100 तक पहुंचना ही पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है बेटा, एक एनर्जी का ही फॉर्म है, एक एनर्जी का एक रूप है, ठीक है। तो जब तक आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट नहीं दोगे, मतलब उतनी एनर्जी जितना उसको ऊपर उड़ने के लिए चाहिए वेपर के फॉर्म में, तब तक वो ऊपर नहीं उड़ेगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है बेटा। प्रकृति भी है यहाँ पर, नहीं है ना आज एक्शन? हाँ है। क्यों भाई, प्रकृति? यस सर। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना, प्रकृति का नियम है ना, है ना? यस सर। ठीक है, तो हर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको उतनी एनर्जी चाहिए ही होगी जितनी उसको जरूरत है। अगर जैसे मैंने बताया बेटा, आप अगर इसको 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाओ, वो वाटर में, वेपर में नहीं चाहिए। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आई थिंक पढ़े हो कि नहीं पढ़े? यस सर। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि भैया हर एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, तो आगे देखेंगे उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसको कैसे समझेंगे, वो आगे हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप बस इसको समझ लो कि भैया ये क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस, इसमें कोई एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एनर्जी हर जगह चाहिए। इवन एंजाइम के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है, नोट कर लेना कि जितनी एनर्जी विदाउट एंजाइम चाहिए, जैसे अगर काश मान के चलो कि मैं हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूं कि भैया लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अगर मैं इसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊं, एंजाइम के थ्रू लेके जाऊं, तो इसको इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं होगी, इससे बहुत कम एनर्जी की जरूरत होगी और वो अपना काम कर लेगा। तो एंजाइम का रोल यहाँ आता है, समझ आ रहा है बात? एंजाइम का रोल यहाँ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, हाई टेम्परेचर, है ना, मतलब हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, मेनली तो प्रेशर की जरूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर से वाटर से मिलाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, कार्बोनेटेड वाटर जो पेप्सी कोका कोला आप सब पीते हो, ठीक है। Yes, ये जो sir. भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रहता है वाटर में, ठीक है। तो इसको करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और एक पर्टिकुलर प्रेशर देना पड़ता है, तो तब जा करके ये कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? कार्बोनिक एसिड बनता है। तो बेटा ये कितना देर में ये कितना मॉलिक्यूल जाएगा, है ना, कितने देर में कितना मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा है। तो अगर मैं आपके जो बुक का जो डेटा के हिसाब से अगर जाऊं, है ना, बुक का जो डेटा है उसके हिसाब से जाऊं, तो बेटा मान के चलो कि 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। समझ आया? फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, मतलब ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, मतलब समझ रहे हो आप, बिना एंजाइम के। ये हो तो रहा है केमिकल रिएक्शन, लेकिन फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, मतलब कहीं ना हम एक्सटर्नल कुछ ना कुछ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम का यूज नहीं कर रहे, मतलब ये विदाउट एंजाइम अगर हम 2 मॉलिक्यूल को मिलाते हैं तो हमको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है,
क्लियर हो रहा है? प्लस बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बावजूद भी हमको बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मतलब 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल CO2 ये H2O मिक्स होगा, 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड में चेंज होगा। समझ आ रहा बात इतना? ठीक है, यस सर। इतना Yes, समझ आया। लेकिन अगर मैं Yes. एंजाइम का यूज करूं, अगर मैं एंजाइम का यूज करूं तो बेटा क्या लगता है कितना मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो सकता है? क्या लगता है आपको? अगर मैं एंजाइम का यूज करूं इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो बेटा 1 सेकंड में कितना मॉलिक्यूल बन सकता है? 100। 6 मिलियन। 6 मिलियन मतलब 6 लाख पर सेकंड। हर सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बनेगा एंजाइम की मदद से। तो आप सोच सर, सकते हो किसी, हाँ 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में? 1 सेकंड में बेटा ये हमारे बॉडी में होता है ऑलरेडी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सर को वो मिला के 60 लाख होगा ना? 60 लाख बेटा 6 लाख मतलब 600000 कितना होता है? 50 कितना होता है? सर लेकिन 1 मिलियन में तो 10 लाख होते हैं ना? हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ 10 लाख होता है। तो कितना 6 लाख हो जाएगा ये? 6 लाख में 60 लाख हो जाएगा ना वो। 60 लाख। यस सर। वैसे ये 6 जीरो कितना होगा? 60 लाख ही तो होगा। यस सर। हाँ तो 6 मिलियन ही होगा बेटा, वो 6 मिलियन ही है, 6 मिलियन ही है वो। ठीक है, 6 लाख सॉरी 60 लाख। ठीक है, 6 जीरो है ना, 6 जीरो 60 लाख होगा, यस सर। यस सर। है ना? तो समझ रहे हो आप लोग, 6 मिलियन 60 लाख मॉलिक्यूल जो है वो आपका पर सेकंड बनाएगा एंजाइम, पर सेकंड। और ये हमारे आरबीसी में होता है, हमारे आरबीसी में होता है बेटा। हमारे आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया जाता है विद इन अ सेकेंड, और ये ऐसा पूरे बॉडी में होता है एक साथ आरबीसी के अंदर। रेस्पिरेशन में आप लोग पढ़े हो, जो पढ़े हो, शायद नहीं पढ़े हो, शायद रेस्पिरेशन नहीं पढ़े हम? यस सर। सर पढ़ाए हो? पढ़ाए हो? यस Yes, सर। sir. कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, यस यस सर। सर यस पढ़ा सर। दिया। Yes, sir. हाँ बताया ना। हाँ तो टिश्यू में ये सारी चीजें होती है, याद होगा आप लोगों को। कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, ये विद इन अ सेकेंड होता है बेटा। इसको हो जाए 1 आध घंटा नहीं लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन भैया टिश्यू के पास ब्लड गया, फट से कार्बन डाइऑक्साइड आया, सटाक से ये बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप देख सकते हो कि एंजाइम का काम क्या है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना, फास्ट नहीं वेरी वेरी फास्ट करना। समझ आ सर रहा है? हाँ सर एंजाइम एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है ना हाँ रिएक्शन? कैटलिस्ट, ये सिर्फ कैटलिस्ट है, इंटरमीडिएट है ये सिर्फ बीच का। जैसे भाई सीधी सी बात है कि ये जो 2 पेन है, इन 2 पेन को जोड़ के एक बनाना है, तो मैंने बना के अलग रख दिया ना, फिर मेरे पास 2 पेन आया। हाँ, फिर मेरे पास 2 पेन आया। अब ये 2 पेन है मेरे पास, इसको मैंने जोड़ के एक पेन बना दिया, फिर मैंने इसको अलग रख दिया, फिर मेरे पास 2 पेन आया, मैंने इसको जोड़ के फिर से एक बना दिया, फिर मैं बस। तो मैंने मैंने इस रिएक्शन के अंदर, मैं इस रिएक्शन के अंदर नहीं गया हूं। ठीक है, रिएक्शन मेरे अंदर हुआ है और इसको मैं प्रोडक्ट को अलग कर दिया, बस। इसको बोलते हैं कैटालिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं कैटालिसिस। समझ आ रहा बात? Yes, sir. यस सर। तो एक केमिकल रिएक्शन समझ रहे हो बेटा, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस। समझ आ रहा है? केमिकल प्रोसेस एंजाइम के थ्रू कैसे Yes, sir. होगा, नॉर्मल कैसे होगा, ये एक केमिकल प्रोसेस। तो सिंपली अगर देखें, ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो और भी अगर आप देखोगे बेटा, है ना, तो ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है भैया ये सब। एक और है जैसे इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, आप लोग जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल जैसे बेरियम बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस वाटर, ऐसा कुछ होगा। बेरियम सल्फेट प्लस वाटर, 2H2O हो जाएगा, 4H2O। ठीक है, Yes, sir. 2H2O, है ना? ये कुछ है, समझ आ रहा बात? Yes, sir. अरे भाई यस ये सर। सिंपल सा है ना। ये क्या है बेटा? ये भी एक केमिकल रिएक्शन,
ये भी एक केमिकल रिएक्शन, ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की बात करें, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन मैंने दिखा दिया, एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो गया। दूसरा अगर हम देखें ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ऑर्गेनिक Yes. केमिकल रिएक्शन जैसे बेटा आप लोगों को मालूम है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, Carbon dioxide plus water plus energy. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP. वाटर प्लस एटीपी। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कितने मतलब कितने स्टेप में होता है? 10 10 steps. 10 नहीं step. बेटा, ये 2 स्टेप में होता है और 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में चेंज होगा। ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को यहाँ का? यस सर, दिख रहा है। Yes. sir. ग्लूकोज इज 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है ये, है ना। तो ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेगा, 2 पायरुविक एसिड, 2 मतलब 2 3 6 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है ये खुद 10 स्टेप होता है। ये 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसमें 10 स्टेप होते हैं। मतलब हर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम चाहिए। तो भैया कितने एंजाइम की जरूरत होगी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाने के लिए? दिखाऊं क्या? वीडियो ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए, कहाँ था मैं? हाँ, तो अगर आप लोगों को याद होगा कि ग्लूकोज से मैंने जब पायरुविक एसिड बनाया था तो उसमें ऐसा मल्टी स्टेप रिएक्शन था, है ना। अगर आप देख चुके हो ना, Yes. याद है? sir. Yes, Yes, sir. sir. पिछले क्लास में दिखाया था। ठीक है, तो वो जो मल्टी स्टेप है मतलब 10 स्टेप में होता है, एक के बाद एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हर एक रिएक्शन के लिए एक एक एंजाइम चाहिए, मतलब 10 स्टेप को परफॉर्म करने के लिए 10 टाइप के एंजाइम चाहिए होते हैं। समझ आ रहा बात? देन उसके बाद पायरुविक एसिड बनता है। अब पायरुविक एसिड जो रहता है, पायरुविक एसिड ये खुद 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पायरुविक एसिड जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, याद आ रहा है आप लोगों को? सिट्रिक एसिड साइकिल मैंने बताया था। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू। तो ये हर एक साइकिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज होने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक साइक्लिक इवेंट है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। ये भी मल्टीपल स्टेप साइक्लिक रिएक्शन होता है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, जिसमें पायरुविक एसिड को तोड़ तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। अब जाकर के ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। मतलब ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस करना पड़ेगा। ग्लाइकोलिसिस में खुद 10 स्टेप होते हैं जो कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेगा। फिर पायरुविक एसिड जो रहता है दैट इज सेकंड रिएक्शन होगा। अलग अलग जगह होता है, इसलिए मैं सेकंड रिएक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अलग जगह होता है, ये अलग जगह होता है। ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। और पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है। तो यहाँ एक्चुअल में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। आप रेस्पिरेशन चैप्टर जब पढ़ोगे, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में, तो यही सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताई जाएंगी कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही कॉमन है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? ग्लाइकोलिसिस। तो इस रिएक्शन के लिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं है। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, विदाउट ऑक्सीजन ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की जरूरत
लिए, पायरुविक एसिड को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। अगर पायरुविक एसिड को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन अगर नहीं है, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ये रिएक्शन होता ही है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये रिएक्शन होता ही है। तो एग्जाम में नीट में 50 बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बहुत बार आया है, एरोबिक हो या एनारोबिक हो ये कॉमन है। अगर एनारोबिक हुआ तो ये वाला नहीं होगा, एरोबिक होगा तो ये वाला होगा, लेकिन ये तो दोनों में पाया जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? सर ये भी समझ आ रहा है? Yes. यस सर। हाँ, सर बोलो, बोलो। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के लिए 10 स्टेप होते हैं, तो सर वो 10 स्टेप को कराने के लिए 10 अलग अलग एंजाइम 10 होते हैं। अलग, हाँ बेटा, बहुत सारे एंजाइम की जरूरत होती है, हर स्टेप में एक एक एंजाइम की जरूरत है। समझ आ रहा बात? तो सर ही वो वो सब एक अलग अलग होते हैं। किसी में मतलब लगभग अलग अलग है, ठीक है। वो सारे एंजाइम के नाम होते हैं, लेकिन आपको सिलेबस में अब नहीं, पहले पूरा एंजाइम के साथ में हर एक स्टेप को याद करना पड़ता है, बट अभी ऐसा नहीं, ठीक है। अभी तो आपको एंजाइम वगैरह गिनती के 2 ही 4 एंजाइम पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग स्टेप में जरूरत पड़ता है, अलग अलग एंजाइम। समझ आ रहा बात? पायरुविक एसिड से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो भी अलग अलग स्टेप में अलग अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? सर ये सारे Yes. एंजाइम सारे सेल में होते हैं? हाँ बेटा, सारे सेल, आपके में भी, मेरे में भी, प्लांट के में भी होगा और हमारे में भी होगा, क्योंकि ये स्टेप बहुत कॉमन है। इवन मैं आपको बता दूं कि जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके में भी वो एंजाइम साइटोप्लाज्म, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो होता है सब में कॉमन है। अब बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोलिसिस देखोगे, ठीक है, हमारे में भी देखोगे, प्लेटी एलिमेंट्स में भी देखोगे। समझ आ रहा? चूहे बिल्ली है ना, उसमें भी देखोगे। समझ आया बात? ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। जिसके में भी साइटोप्लाज्म है, एक लिविंग सेल, उसमें आपको ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स मिलते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस के सिस्टम आता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो हम लोगों ने सर? यहाँ पर केमिकल प्रोसेस देखा। हाँ बोलो सर? बेटा। हाँ बोलो जल्दी बोलो। सर ये जो रिएक्शन हो रहा है उस टाइम एंजाइम बनता है कि पहले से ही प्रेजेंट रहता है? बेटा पहले से होगा ना, ऐसा थोड़ी ना भूख लगी तब मम्मी खाना बनाना चालू करती है। कब खाना बनाती है? जब पहली खाना, पहले खाना खाने से पहले, ठीक है। एकदम भूख लग रही है तब बोल, हाँ बेटा मैं बना रही हूँ, मम्मी 2 मिनट में मैगी बना रही हूँ। ऐसा नहीं होता है ना सर, प्रॉपर जो भी चीजें पहले से होंगी, क्योंकि सेल को तो बेटा जरूरत है ना इसकी, सेल को तो नीड है ना एनर्जी की, ये सर एनर्जी मेकिंग प्रोसेस है ना, एनर्जी तो कंटिन्यूअस चाहिए हर एक लिविंग सेल को, तो ये प्रोसेस तो चलता ही रहता है, तो एंजाइम बनते ही रहता है, पहले से रेडी रहता है। हाँ बोलो। मैगी भी 5 मिनट में बनता है, 2 में भी नहीं। 2 मिनट में नहीं, 2 मिनट में बन जाता है आइडियली। सर वो दूसरा हाँ कैसे? कुछ नहीं। हाँ चलो, वो तो बेचने के लिए बेटा, खाली बेचने के लिए 2 मिनट, कोई 2 मिनट में बना के नहीं खाता, सब अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से पका के खाएं, ठीक है। 5 मिनट भी आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 5 मिनट में आप देखना कभी घर में अगर आप बोलो मम्मी 5 मिनट में बना दोगे तो फिर क्या बोलोगे, ठीक है, मैं खिलाऊंगा मैगी आपको, ठीक है। समझ आ रहा है? यस वैसे सर। मैं बहुत अच्छा नूडल बना लेता हूँ, बहुत अच्छा बनाता हूँ, अपने मुंह की अच्छा। तारीफ, क्योंकि अब मेरी तारीफ कौन करेगा, है ना, किसी को जानते नहीं हो आप। समझ आ रहा है बात? तो नूडल बहुत अच्छा बना लेता हूँ, पिज्जा अच्छा बना लेता हूँ, पनीर चिल्ली बहुत अच्छा बना लेता हूँ, जैसा बाकी लोग हो सकता है मेरी झूठी तारीफ करते हो, ठीक है, बट ऐसा बोलते हैं कि हाँ मैं अच्छा बना लेता हूँ, ठीक है। पनीर चिल्ली, पिज्जा, ये सब फालतू फालतू चीजें ही अच्छी बनाता हूँ। खाते नहीं हो? सब्जी होती है, खाता ज्यादा खाते नहीं नहीं हूँ है? मैं खाता ज्यादा नहीं हूँ तो मैं, छुट्टी घर सर। वालों, वो खाता है, वो भी ज्यादा नहीं खाता है, अनहेल्दी फूड बोल बोल के नहीं खाते हैं, उसकी मम्मी सब सिखा दी है, अनहेल्दी फूड है बेटा, अनहेल्दी फूड है। तो कभी कभार मतलब महीने महीने में 1 आध बार भी मम्मी बहुत दिन हो गए अनहेल्दी फूड नहीं खाए, मैगी खाते हैं संडे वनडे को, तो कभी कभार बन गया, और ज्यादा जिद नहीं करता क्योंकि मालूम है अनहेल्दी, ठीक है। ऊपर से जैसे बचपन से ऐसा सिखा दिए हैं कि बेटा ये लोग टीवी वाले लोग ना बच्चों को लालच दिखाने के लिए ना ऐसा ऐड देते हैं, तो जब भी ऐड आएगा तो बोलेगा पापा ये लोग ना बच्चों को ना लालच दिखाने के लिए ना ऐसा ऐड देते हैं जानबूझ के, ताकि बच्चे लोग खरीदें और खाएं और अपना हेल्थ को खराब करें, मतलब ठीक समझदार कहते हैं। है। हाँ, है बहुत छोटा है, 5.5 साल का, 5.5 साल में वो ज्यादा समझदारी नहीं होती है, 5 साढ़े 5 साल में क्या समझदारी होगी, बट जैसा सिखाते हैं वैसा हो जाता है बच्चे को, क्या बताइए।
जिद तो करते हैं चॉकलेट डॉक्टर, ठीक है, कंट्रोल में रखने से सब ठीक होता है। चलो, क्या होता है हम लोग खुद ही नहीं खाते हैं ऐसा, मेरे को ज्यादा पसंद है, कभी कभार में खा लिया तो खा लिया, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं मालूम, मेरे को पसंद ही नहीं है। चलो क्योंकि जो भी चीजें फास्ट होती हैं वो हमेशा अच्छी हो जरूरी नहीं है। अच्छी चीजों को समय लगता है। गाजर का हलवा 10-15 मिनट में कभी नहीं बनूंगा, लेकिन वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उसको समय लगता है बनने में, ठीक है। सर 1 घंटा। हाँ, बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। दुनिया में कोई भी अच्छी चीज जो रहती है बहुत फास्ट नहीं होता है, ठीक है। लाइट को छोड़, लाइट एक ऐसी अच्छी चीज है जो बहुत फास्ट है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मालूम है ना आपको? यस सर। यानी कितना पावर में 10 टू पावर ऑफ माइनस, सॉरी 10 टू पावर ऑफ 7 कुछ भगवान जाने कितना, मेरे को याद नहीं। 10 कितना to है the power 8? 8. 8. ठीक है, 3 into 10 to power of 8 है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, एक जीरो बस बढ़ाना भूल गया, बहुत होता है लेकिन। चलो, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा फिजिकल प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रोसेस क्या है। केमिकल प्रोसेस में इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं। एंजाइम का यूज अगर हम करें किसी भी रिएक्शन में, इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, एंजाइम का रिएक्शन करें तो वो कितना फास्ट हो सकता है। क्लियर हो रहा है? ये इतना बेसिक समझ आ गया? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है। तो भाई जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, आप लोग जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए एक रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। एक आप लोग पढ़ोगे बेटा फॉर्मूला, डेल पी बाय डेल टी, ठीक है। डेल पी बाय डेल टी शायद इसका फॉर्मूला है, सही हूँ मैं, डेल पी बाय डेल टी। तो ये डेल पी बाय डेल टी क्या है भैया? किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है, कितने समय में, कितने समय में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, वो उसका रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ये सब आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे, मैं इसको यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एक छोटा सा बस बता दिया हूँ कि भाई आप लोग ये भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग के सिलेबस में है क्या 11th में केमिस्ट्री में? नहीं है क्या? नो सर। इस साल नहीं है क्या? अगले साल होगा मे भी, शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है या फिजिकल केमिस्ट्री में है कि किसमें, मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। शायद रिएक्शन का जो होगा सर। मेरे को याद नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शंस वगैरह जो है इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ बस थोड़ा सा बता दिया हूँ कि भाई टेम्परेचर के हिसाब से देखो बेटा, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। जैसे ये मैंने टेम्परेचर से बताया, N2+H2, N2+H2 को 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है अमोनिया बनाने में केमिकली, है ना। अगर आप उसको केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ के अमोनिया बना रहे हो, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, करीब करीब 800 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग। लेकिन बेटा कुछ बैक्टीरिया जो रहता है वो अमोनिया झट से बना लेते हैं, नाइट्रोजोमोनास वगैरह जो है ना, पढ़े हो आप लोग, बैक्टीरिया जो रहता है अमोनिया बनाते हैं, NH3 NH2, ठीक है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर। नाइट्रो है ना, नाइट्रोबैक्टर, एज़ोटोबैक्टर, ये सब क्या है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में मिक्स करके ये अमोनिया बनाते हैं। फिर अमोनिया किस में यूज होगा? बोलो भाई, बोलो भाई, NH3 का यूज किस में होगा? बताओ भाई भूमि। अगर बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिला के NH2 या NH3 बना रहा है, तो ये NH2 NH3 किस में यूज होगा बेटा? लेग्यूमिनस प्लांट मालूम है आप लोगों को? लेग्यूमिनस प्लांट, Yes, sir. Yes, sir. पल्स, जहाँ दाल चना, ये फैमिली जो होती है उसको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या फिर बोल सकते हैं बेटा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में। वैसा सॉइल भी होना चाहिए ना, वैसा खेत भी होना चाहिए जिसमें वो बैक्टीरिया हो। तो उनका जो रूट होता है उसमें वो बैक्टीरिया होता है, सॉइल बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिर इसके एवज में बैक्टीरिया को रहने खाने की जगह मिल गई रूट में, और प्लांट को उससे क्या फायदा हो? नाइट्रोजन इज एन वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर प्रोटीन। बेटा चना, दाल, सोयाबीन, ये सब में जो प्रोटीन होता है भैया, प्रोटीन कैसे बनेगा? बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा? लेकिन ये प्लांट उतना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाते, तो उनको उन बैक्टीरिया की मदद लेनी पड़ती है।
समझ आ रहा है? ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऐसा फिक्स करते हैं NH2NH3 के फॉर्म में, प्लांट को देते हैं। फिर प्लांट, बेटा अमीनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर डायग्राम तो बताया था ना आप लोगों को पहली क्लास में, है? Yes, sir. कैसे भूल जा रहे हो? Yes, sir. भाई अमीनो एसिड क्या रहता है, अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, उसी से तो अमीनो एसिड बनता है बेटा, अमीनो ग्रुप। ठीक है, NH2 ऐड होगा COH फॉर्म में, CO के फॉर्म में, CO के साथ में, और R ग्रुप और अलग से रहता है। कुछ याद आ रहा है कि आप लोगों को दिखाऊं? यस सर, यस याद सर है। याद Yes, sir. याद है। याद है ना? तो भैया अमोनिया जो रहता है, आप बैक्टीरिया को तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डालोगे तो उसका तो रोस्ट हो जाएगा, बचेगा थोड़ी ना जिंदा वो 800, तो उतना टेम्परेचर। तो भाई ये कैसे कर पाता है? N2+H2 कैसे जोड़ देगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ कैसे देगा? अगर हम लैब में करें इस रिएक्शन को तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए दोनों को जोड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये बैक्टीरिया चुटकियों में कर लेता है। कैसे? अरे चैप्टर वही पढ़ रहे हैं भैया, Enzymes. एंजाइम की मदद से। एंजाइम की मदद से वो बहुत आसानी से कर लेता है, क्योंकि एंजाइम एनर्जी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको कम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डॉक्टर बनना है, एकदम छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम बेस्ट एग्जांपल, ठीक है? जैसे भैया आप सभी लोगों को लगता है इनको डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो आप मेहनत कर रहे हो, बहुत एनर्जी लगा रहे हो, पूरी ताकत से शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, पूरा दिन रात एक कर रहे हो, ठीक है? लेकिन कोई एक है जिनके पिताजी के पास ढेर सारा पैसा, तो वो पैसा क्या करेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा या कम कर देगा? डॉक्टर कम कर बनने के लिए देगा। कम कर देगा। कम कर देगा। पैसा दे, पैसा फेंको और तमाशा देख, तो पैसा दे देगा यार, 1 करोड़ रुपए ले, एडमिशन दे मेरे बच्चे को, एडमिशन मिल गया। तो उसको जो साल भर रगड़ के जो मेहनत करना था, उसको जो एनर्जी यूटिलाइज करना था, वो एनर्जी तो मिनिमाइज हो गया ना पैसे के कारण। तो पैसे से एनर्जी का इस्तेमाल कम करना, कम हो गया। बस वही एग्जाम देना है, सेलेक्ट होना है प्राइवेट कॉलेज। समझ आ रहा है? तो एंजाइम का मेन वही काम। क्लियर हो रहा है ये? Yes. ठीक है, यस सर। यस सर। Yes. चलिए देन उसके बाद हम आगे आते हैं। इसी पे, ठीक है? तो ये सब केमिकल जो कन्वर्सेशन है ना, ये जो केमिकल कन्वर्सेशन है ये एंजाइम कैसे कर पाता है? तो इसको हटा रहा हूं। समझ आ गया? फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है, एंजाइम क्या Yes. करता है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, जैसे कि ऐसा, हाँ? जैसे बेटा आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो वही सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पैदल जाओगे तो बहुत एनर्जी लगेगा, है ना? Yes, sir. साइकिल चला के Yes, जाओगे तो थोड़ा सा कम एनर्जी लगेगा, गाड़ी चला के जाओगे थोड़ा और कम एनर्जी लगेगा। सबसे कम एनर्जी कब लगेगा? बैठ के जाने में। कम समय और कम एनर्जी कब फ्लाइट लगेगा? में। फ्लाइट में। Like. ठीक है, आप एरोप्लेन से जाओ लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसा देना, समझ? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो तो फिर अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि भाई वो कौन सी एनर्जी है, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखो मैं बुक के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, ठीक है? मैं मिला जुला के एक ओवरऑल एंजाइम के बारे में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, फिर घर में एक रीड करना जो भी सिलेबस, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये ग्राफ है बेटा, बहुत ही छोटा सा एक ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है ना? इसमें आपका प्रोसेस ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और आपका इधर पोटेंशियल एनर्जी, इधर आपका होगा, ये दिख रहा है कि नहीं इधर? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। ये सबको समझ आ रहा है भाई? ये बोलो। Yes, sir. यस सर। परेशानी है? चलो तो एक्स एक्सिस में क्या लिए कि रिएक्शन का प्रोग्रेस कैसा है, वाई एक्सिस में हम लोग लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी यूज हो रही है, कितना एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है? चलो तो
यहां पर लेंगे हम सबस्ट्रेट, यहां से सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट समझते हो ना आप लोग, जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड Yes, प्लस वाटर बना कार्बोनिक एसिड, या फिर मैं बोलूंगा ग्लूकोज से बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो भैया ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है। यहाँ सर पर क्या होगा, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। हाँ रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक Yes. है। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ मल्टीपल रिएक्टेंट है बताओ, मल्टीपल सबस्ट्रेट कहाँ कौन सा बताया CO2 पहला, plus H. पहला या दूसरा? plus H2O. ये मल्टीपल Second सबस्ट्रेट है, ये पहला ये दूसरा सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पर बॉन्ड बनाया जाएगा या ब्रेक किया जाएगा? बनाएंगे। bond बनेगा. इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर बॉन्ड बनाया जाएगा या ब्रेक किया जाएगा? Break Break. होगा. किया ब्रेक जाएगा। किया जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम का काम आप लोगों को समझ आया कि ये बॉन्ड बना भी सकता है दो के बीच में, और किसी एक का बॉन्ड ब्रेक करके उसको 2 या 3 पार्ट में भी चेंज कर सकता है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी एक चीज को चेंज करने का काम एंजाइम का होता है। और कहाँ होता है ये सारा काम बोलो, एंजाइम में Active कहाँ पर होता है? एक्टिव साइट, ठीक है। ये बहुत बार आता है ना, आप लोगों के स्कूल एग्जाम में भी आता है। ऐसा किसी का हुआ है क्या, ये आया है क्या क्वेश्चन ये वाला Yes sir आया था. एंजाइम वाला? क्या क्वेश्चन आया था एंजाइम का, किसी का आया था? चलो बात करते हैं। आप लोगों को सोचने में टाइम लगता है। क्लियर हो रहा है बेटा? Yes. इजी है, Yes, इजी sir. है, समझ आ रहा है ये चीज? Yes. Yes, sir. चलो अब मैं यहाँ पर से बना रहा हूँ सबस्ट्रेट। अब आप लोगों को सबस्ट्रेट समझ आ गया होगा, दे आर द सबस्ट्रेट, दे आर द सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट मतलब रॉ मटेरियल। भाई जैसे कि रोटी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आटा चाहिए, पानी आटा। चाहिए, और पानी भी चाहिए। आटा से रोटी नहीं बनेगा, और आटा Yes, चाहिए sir. और रोटी चाहिए, चकला ठीक है। बेलन। हाँ नहीं बेटा, मैं हाथ से बना, हाथ से कर लूंगा, ठीक है। वो एक सेकेंड थी। तो ये रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, समझ आ रहा बात? अब Yes, sir. अब तवा के ऊपर ये आग दो, बन गया। तो वैसे ही टाइप का। चलो अब आगे देखते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते इसमें। तो यहाँ से सबस्ट्रेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो है वो, इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी एक्वायर करेगा, और फिर प्रोडक्ट में चेंज, और फिर प्रोडक्ट में चेंज, ठीक है। चलो अब ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ? ये सबस्ट्रेट यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये एक लेवल है, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि जैसे वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है, वो वेपर स्टेट में, वेपर फॉर्म में कब तक नहीं बदलेगा? सर जब तक above 100 डिग्री जब तक उसका 100 हीट नहीं डिग्री मिलेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा। ये मालूम है ना आप लोगों को? इतना पढ़े हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, कुछ sir. गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री No, sir. ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल एक्चुअल में केमिस्ट्री का पार्ट है बहुत सारा ये, ठीक है। तो जब तक 100 डिग्री, मतलब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए अपना स्टेट चेंज करने के। पानी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, पानी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। अगर इतने से कम होगा, जैसे मान के चलो भैया ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, उसको इतना हीट चाहिए यहां से यहां तक का, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इतना हीट चाहिए ही चाहिए, इतना हीट चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के वाटर जो रहता है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये लिक्विड है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इतना भी हीट दूं, दे तो रहा हूं ना बहुत सारा, तो क्या वो चेंज होगा? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. नहीं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो स्टेट है, ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है बेटा? ये ट्रांजिशन स्टेट होगा। यहां से ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। और इतनी एनर्जी मतलब ट्रांजिशन एनर्जी, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो एनर्जी मिलेगी वो ट्रांजिशन एनर्जी होगी, जिससे वो ट्रांजिशन करेगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब समझ आ रहा है? ट्रांजिशनल Yes, sir. स्टेट, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स,
पढ़े हो ना आप लोग केमिस्ट्री में, है ना? Yes, sir. डी ब्लॉक, Yes, sir. डी ब्लॉक्स आर नोन एज Transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेटल से नॉन मेटल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटल से नॉन मेटल में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके एलिमेंट जो रहते हैं वो मेटल भी हैं नॉन मेटल भी, दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो ट्रांजिशन आता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लेफ्ट में मेटल है, राइट में नॉन मेटल है, बीच में दोनों की प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स, दे आर ट्रांजिशनल एलिमेंट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बीच में आपको दोनों के बीच का ट्रांजिशन मिलेगा। राइट में कूदोगे तो पूरा वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। लेफ्ट में जाओगे तो पूरा मेटल। समझ आ रहा है? एकदम सिंपल बेसिक है ना? तो वैसे ही ये जो ट्रांजिशन फेस होता है, इतनी एनर्जी देने पे ट्रांजिशन फेस क्रॉस होगा और वो एक नए स्टेट में पहुंच जाएगा। क्लियर है इतना? समझ आ रहा है बात? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे बताओ ये कौन सा पीक है? ये कौन सा पॉइंट Transition है? peak. हाँ, ये कौन सा पॉइंट है? ये ट्रांजिशन पॉइंट है। ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। समझ आ गया बात? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये क्या हो रहा है? ये एनर्जी क्या कर रहा है? ये एनर्जी, उतनी एनर्जी दे रहे हैं। चाहिए, है ना? उतनी एनर्जी चाहिए, है ना? उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो ये यार, ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर, है ना, ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर, ये सबस्ट्रेट का पॉइंट है, ये सबस्ट्रेट है। अब मुझे आप लोगों में से कोई भी बताओ कि ये जो रिएक्शन, ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट है, इस लाइन में प्रोडक्ट बन गया। यहाँ सबस्ट्रेट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। सबस्ट्रेट का एस लेंगे, प्रोडक्ट का पी लेंगे। मुझे बताओ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक। सर इसमें तो दोनों हो रहा है। Yes, sir. ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? सर Exothermic. ये एक्सोथर्मिक है। क्यों? जितनी एनर्जी इसकी इनिशियल थी, प्रोडक्ट बनने के बाद उससे कम होगी। ये इनिशियल एनर्जी का स्टेट है ना बेटा, ये जो फेस है ये इनिशियल एनर्जी का स्टेट है सबस्ट्रेट का, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी इससे कम है। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी एमिट हुई, एनर्जी रिलीज हुई। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है? यस नहीं समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक सर है, नहीं समझ आ रहा। सर ये एनर्जी कौन लिया है? एनर्जी कौन लिया नहीं है, एनर्जी निकलेगा ना बेटा। सर मुझे नहीं सर समझ आ वो रहा। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट तक देखो, एनर्जी। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। सर एंजाइम सबस्ट्रेट से नहीं बेटा, अभी एंजाइम आया नहीं, अभी एंजाइम आया नहीं। तो ठीक सर है। ये एनर्जी किसके पास जा रही है? क्या एनर्जी? बेटा जैसे हम हीट देते हैं, ये जैसे हीट दे रहे हो, ये भी तो एक एनर्जी है। हीट क्या है बेटा? यस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनर्जी के फॉर्म में, आप मुझे देख पा रहे हो एनर्जी के कारण। कौन सी एनर्जी? आप मोबाइल में जो आप बैटरी से यूज कर रहे हो वो भी तो एक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के कारण आप मेरे को देख पा रहे हो, तो ऑल आर एनर्जी। पुराने जमाने में बोला जाता था ना कि मैं आपसे बिना बात किए भी बात कर सकता हूँ, टेलीपैथी होती है ना, वैसे सामने बैठे हैं शिष्य और गुरु, Yes, बस sir. एक दूसरे को देख के ही बात कर ले रहे हैं मन ही मन। ठीक है, तो ये टेलीपैथी, ये सब एनर्जी का फॉर्म को ट्रांसफर करना बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं ना कि काश भगवान ही ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए। हम लोग बहुत प्रेयर करते हैं। व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर क्या होता है? प्रेयर एक एनर्जी का फॉर्म है जो आप अपने फायदे के लिए, या बोल सकते हैं कि हम अपने मतलब अच्छे के लिए, किसी अच्छे चीज के लिए जब हम प्रेयर करते हैं तो वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, और कभी कभी वो एनर्जी, हाँ कभी कभी वो एनर्जी जो रहता है, जैसे हम मंदिर जाते हैं, ऐसा नहीं है भगवान हर जगह, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, है ना, कहीं भी जैसे जाते हैं तो एक्चुअल में उस जगह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हमेशा तो इस जगह पे हमेशा ना लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाते हैं, इसीलिए हम वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अच्छे के लिए जाता है,
कोई ऐसा नहीं जाता है भगवान इसको मार देना, भगवान इसको खत्म कर देना, कोई ऐसा के लिए नहीं जाता, मेरे को बचा लेना, ये समझ रहे हो बात आप लोग? तो ये दैट Yes, इज sir. एनर्जी। तो एनर्जी जब पॉजिटिव एनर्जी के बीच में जब आप रहते हो उस टाइप के माहौल में, तो आपके बॉडी में भी वो पॉजिटिव एनर्जी आप फील करते हो या ट्रांसफर होता है। आप जब बहुत ही नेगेटिव पर्सन के आसपास रहते हो ना, जो बहुत ही नेगेटिव बातें करते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी आपके ब्रेन में इम्पैक्ट करती है। अगर कोई आपके पास खड़े होकर आपकी कुछ अगर गलत सोच रहा है कोई, तो आप अगर कई लोग फील कर लेते, मेरे को थोड़ा सा फील हो जाता है कोई इंसान सही नहीं है या गलत, वो अजीब सा लगता Yes, है, sir. मैं वहां में रुकता ही नहीं, चले जाता, ठीक है, भले ही कितना इंटरेस्टिंग चीजें हो रही। तो सारी चीजें एनर्जी है बेटा। बोलते हैं ना बेटा, पुराने जमाने में आप लोग सुने होंगे कि आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ Yes, शरीर sir. मरता है। Yes, sir. एक्चुअल में आत्मा इज एनर्जी। मतलब मैं यहाँ पे फिलोसॉफी नहीं झाड़ूंगा, मतलब जो मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ चीजों को, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं गीता पढ़ा हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ा हूँ, ठीक है, और भी भगवान ने दुनिया भर की चीजें जैसे पढ़ते हैं तो दिमाग में चीजें लिंक होती हैं। तो मैं वैसे ही सोचता हूँ कि भाई आत्मा अमर होती है एक्चुअल में, क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का जब डेथ होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट निकलता है। तो बेटा जब कोई इंसान की डेथ होता है तो उसकी बॉडी गर्म नहीं रहती, ठंडी हो जाती है, मालूम है Yes, आपको? sir. इसका मतलब है Yes, उसकी बॉडी sir. से हीट निकला है, और हीट इज एनर्जी, और वो हीट कहीं ना कहीं तो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड Not destroy. नॉट Not डिस्ट्रॉयड। पढ़े हो ना आप destroyed. लोग? Yes, पढ़े हो sir. ना? थर्मोडायनेमिक्स में है ये Yes, कॉन्सेप्ट। Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स में Yes. पढ़ते हो ना आप लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी ना ही खत्म होती है ना, ना ही मतलब ना ही वो नया बनेगा, ना मतलब ऐसा खत्म नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। समझ आया बात? ठीक है, Yes. Yes, sir. एनर्जी ट्रांसफरेबल है। तो वैसे ही जब इंसान की डेथ होती है तो भाई एनर्जी बाहर निकलती है, कहीं ना कहीं तो जाएगी, कहीं ना कहीं Yes, तो sir. ट्रांसफर होगी। Yes. That's- तो पुराने जमाने के लोग इसको आत्मा ओम बोलते हैं ना, ओम जब हम लोग बोलते हैं तो Yes. ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, ऐसा बोलते हैं, मैं सुना हूँ। ठीक है, चलो, तो वो हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम कोई एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड इज एनर्जी। तो कुछ एनर्जी के फॉर्म नेगेटिव होते हैं, कुछ एनर्जी के फॉर्म पॉजिटिव होते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, ठीक है, जैसे आपका हेडेक हो रहा है या कुछ, आप लोग बहुत दुखी हो, तो आप लोग बस, अगर आप हिंदू नहीं भी हो तो भी बस, अगर ओम नहीं बोलना अच्छा लग रहा है तो भी ऐसे करेंगे ना, तो ये जो वाइब्रेशन है ना बेटा, ये हमारे ब्रेन में ना, जो वाइब्रेशन होता है ना हमारे ब्रेन में, ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेन के जो वेव्स होते हैं, ब्रेन में हमारे अलग अलग वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, आप लोग नहीं पढ़े हो, तो वो वेव्स चेंज होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग का भी वेव्स होता है, ठीक है। तो ये ओम से पॉजिटिव वेव्स ब्रेन में डेवलप होते हैं, इसीलिए बोला जाता है ना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो क्लियर है अब ये एनर्जी का। तो कुल मिलाकर के सबस्ट्रेट जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी लिया, अब वो किसी भी तरीके से ले सकता है, सबस्ट्रेट ने एनर्जी लिया और वो एनर्जी से वो सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचा, ट्रांजिशन स्टेट में जो अपना फॉर्म चेंज करेगा, देन उसके बाद वो फॉर्म चेंज कर रहा है, फॉर्म चेंज करके जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो रिलीज किया, सबस्ट्रेट के पास जितनी एनर्जी थी वो एनर्जी का लेवल ये है, और जब प्रोडक्ट बना तो उसकी एनर्जी का लेवल ये है। तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज किया है, तभी तो इनिशियल एनर्जी लेवल से प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है। क्लियर है? बोलो सर, मतलब सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। हाँ, वो बेटा वो होता है ऐसा, ठीक है, कि कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए रहता है, उसके बाद फिर वो जब बॉन्ड बनते हैं तो बहुत सारा ढेर सारा एनर्जी निकलता है, क्योंकि शुरू में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, बॉन्ड को जोड़ना है या तोड़ना है, तोड़ेंगे तो भी एनर्जी रिलीज होना चालू होगा, ठीक है, Yes, sir. तोड़ेंगे बॉन्ड को तो भी एनर्जी रिलीज होना चालू होगा, जोड़ेंगे तो एनर्जी चाहिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब जोड़ेंगे तो फिर एक फेस आएगा कि धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी निकालते हुए एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है ना। तो अगर मैं एंजाइम के लिए यही चीजें मैं अगर यहाँ पर प्लॉट करूं ग्राफ, एंजाइम के लिए अगर मैं यही ग्राफ को प्लॉट करूं तो आप देखेंगे कि इसके लिए जो एनर्जी है भैया, आप देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट कहाँ है, इसके लिए जो एनर्जी है वो बहुत ही कम चाहिए।
तो अगर आप देख सकते हो तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, बोलो तो ये है ए, ये है बी, जो बी है ये एंजाइम वाला है और ये ए है ये विथआउट एंजाइम वाला है, बोलो ठीक है। तो किस में आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है ट्रांजिशन स्टेट रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए? बी। एंजाइम। एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम क्या कर रहा है बेटा, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बहुत ही मिनिमाइज कर देता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को। क्लियर है, समझ आया बात, इतना क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसी भी सबस्ट्रेट को, वो सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल हो सकता है या एक हो सकता है मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड हो सकता है, समझ आ रहा बात आप लोगों को? 2 या फिर 1, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये 2 है ये 1, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो सबस्ट्रेट को जो भी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, दैट इज ट्रांजिशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को बहुत ही मिनिमाइज कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, नहीं समझे तो फिर दिक्कत होगी। समझ गए बात? यस समझ गए? यस सर। हाँ बोलो। सर ये एक्सोथर्म कैसे हो, इसको एक और बार बता दीजिए ना। देख बेटा, यहाँ पर आप लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो क्या? सर पढ़ते हैं। देख बेटा, जैसे ये एक आपका स्टेट है, ठीक है, इतनी एनर्जी है आपकी, ठीक है, अब यहाँ से कोई चीज चालू हुआ, एनर्जी निकाला, यहाँ आ गया। अब मुझे बताओ ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? ये इनिशियल एनर्जी लेवल है सबस्ट्रेट का, ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट। ये एनर्जी लेवल 1 है, ये एनर्जी लेवल 2 है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2 या E2 इज ग्रेटर देन E1? बेटा ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स में E1 पूरा is यही। greater than E2। ये E1 इज ग्रेटर देन E2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? किसके पास एनर्जी ज्यादा है? E1 के पास इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है। कम है। इसका मतलब है E1 से जब अरे यार, E1 इज ग्रेटर देन E2 बोले ना आप? यस सर। हैं? तो इसका मतलब है इसके पास ज्यादा एनर्जी, इसके पास कम एनर्जी है। यस लेकिन सर। ये एनर्जी का लेवल है, तो एनर्जी के लेवल में आप देखो ना बेटा, लोअर लेवल पे कौन है, हायर लेवल पे कौन? E2। E2 है। तो E2 के पास ज्यादा एनर्जी है ना बेटा, ये 0 एनर्जी यहाँ से, अब 0 से आप लेवल बढ़ाते जाओ, तो यहाँ देखो आप, तो एनर्जी का लेवल इधर ज्यादा है ना बाबा। ये क्या लिखा हूं बेटा यहाँ पर? सर लेकिन ग्राफ तो नीचे जा रहा है ना। ये इसका बताना बेटा, तो इसका बताओ ना, इसका बताओ। सर उसमें तो फिर ज्यादा है। सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट का ज्यादा है? S इज ग्रेटर देन P या P इज ग्रेटर देन? प्रोडक्ट एनर्जी PE लिखूंगा, SE लिखूंगा, प्रोडक्ट एनर्जी ज्यादा है ना? यस सर। तो किसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया? यहां पर प्रोडक्ट ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी लगा या प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी निकला? सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ये है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये है। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जब बना तो इसमें एनर्जी लगा प्रोडक्ट बनाने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी निकला? मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से जब ये फाइनल प्रोडक्ट, ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट का मतलब क्या है और इस पॉइंट का मतलब क्या है? यहाँ पर ज्यादा एनर्जी, यहाँ मैं आपने बता दिया प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब Yes, क्या sir. हुआ? प्रोडक्ट बनते समय एनर्जी लगा या एनर्जी निकला? एनर्जी लगा। बताना बेटा, एनर्जी लगा। तो एनर्जी लगा मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगा तभी तो इनिशियल एनर्जी लेवल से प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ऊपर आया, एनर्जी ये गेन Yes, किया sir. ना, तभी तो ऊपर आया, ठीक है, यस समझ सर। आया बात? यस सर। आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है या उतरने के लिए? चढ़ने के लिए। क्यों? उतरते समय क्यों नहीं लगेगी?
समझ आ रहा है बात? तो भैया ये इस लेवल पे आया, मतलब बस कुछ ना कुछ एनर्जी गेन किया। अगर मैं इसी डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना दूं कि भैया ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये इनिशियल एनर्जी लेवल है, अब ये एनर्जी का लेवल इधर है, ठीक है, ये आपका E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो कौन सा एनर्जी लेवल जाता है? E1 इज ग्रेटर देन E2 या E2 इज ग्रेटर देन E1? यहाँ पर E1 is greater सबस्ट्रेट, than E2. तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? प्रोडक्ट एनर्जी ज्यादा है या सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है? सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है. सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? सबस्ट्रेट में जितनी एनर्जी थी वो निकल गया। Yes, प्रोडक्ट sir. जब बना तो सबस्ट्रेट से एनर्जी लॉस हुआ ना, दैट इज एक्सोथर्मिक। एनर्जी निकला एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर जो एनर्जी का लेवल ये है, बेसिक एनर्जी लेवल ये है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट पहुंचा है, इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उससे ज्यादा निकाल दिया, जितना Yes, एब्जॉर्ब sir. किया था उससे ज्यादा तो निकाल दिया, जितना एब्जॉर्ब किया था वो तो निकला, और एक्स्ट्रा निकाल दिया एनर्जी, तभी तो इस लेवल से एनर्जी का लेवल इस लेवल पे आ गया, मतलब ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। समझ आ रहा है? तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से कम होगा, मतलब क्या है? एनर्जी रिमूव हुआ है। तो क्वेश्चन Release ऐसा हुआ आता है, आपके बुक में जरूर नहीं है ये, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बायोलॉजी में आता है। आप पढ़ते केमिस्ट्री में हो, और अगर नहीं ध्यान है आप सोचोगे तो बायोलॉजी का क्वेश्चन, तो गया काम। समझ आया बात? Yes, sir. अभी तो थोड़ा Yes, बहुत sir. केमिस्ट्री पढ़े हैं अपन, तो ये बता दिए। चलो क्लियर है ये समझ आ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, जो ट्रांजिशन स्टेट तक चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने की जो एनर्जी रहता है वो एंजाइम के कारण मिनिमाइज हो जाता है। अब वो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है बेटा, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बोलूं कि अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाना है, चल बता बेटा ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। Endothermic. एनर्जी चाहिए, Yes, sir. है ना? अब मैं बोलूंगा कि बेटा अब इस बॉन्ड को ब्रेक करके वापस अमीनो एसिड बना, प्रोटीन से वापस अमीनो एसिड बना, तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? बोलो भाई। एनर्जी रिलीज होगी. दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ रहा बात? Yes. Yes, sir. sir. तो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए भी एंजाइम चाहिए होता है, और वो एंजाइम कहाँ होता है? कौन बताएगा? बताओ भाई विश्वम्बर बताओ। अमीनो एसिड बनाने के लिए भी एंजाइम चाहिए होता है। सर अमीनो लीवर। एसिड के बीच अमीनो एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो एंजाइम कहाँ पर हो, मतलब वो एंजाइम कहाँ पर पाया जाएगा? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने वाले जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाएगा? हालांकि ये पूरा टॉपिक आपका क्लास 12 में है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने बेसिक बताया है आपको। अरे भाई Sir, मैंने nucleoid. हैं क्या बोल रही बेटा? Nucleoid. न्यूक्लियोइड नहीं बेटा, हर एक सेल में साइटोप्लाज्म में ही अमीनो एसिड की चेन बनती है, प्रोटीन बनता है। तो हर प्रोटीन बनने के लिए mRNA की जरूरत होती है। mRNA में ऐसे राइबोसोम्स जुड़ते हैं, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड लार्ज सब यूनिट राइबोसोम, ये राइबोसोम। तो लार्ज सब यूनिट राइबोसोम में एंजाइम होता है जो कि ऐसा यहाँ पर जो अमीनो एसिड होगा, ठीक है, यहाँ पर जो अमीनो एसिड होगा उस अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाएगा। तो मेनली जो राइबोसोम होता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, उसी लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में ही दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? ये मैं आपको कहीं ना कहीं बताया हूँ, मुझे ध्यान है, सेल वेल में कहीं बताया। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो राइबोसोम के अंदर आपको ढेर सारा एंजाइम मिलता है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। समझ आया बात? क्लियर है? ठीक है, Yes, ये समझ आ रहा है? नहीं, डायग्राम समझ आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ। Yes, sir. Yes, ये विथाउट एंजाइम का डायग्राम है, ग्राफ है, और ये विथ एंजाइम का ग्राफ। ये ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तो आप लोगों का एमसीक्यू के थ्रू आ रहा है, तो एमसीक्यू में तो बेटा इससे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने समझाया है उस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों डायग्राम, आपके जो बुक में डायग्राम ये दिया है, लेकिन ये दे देगा ना बेटा तो हड़बड़ा मत जाना ऐसा। क्या है ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, सबस्ट्रेट है और इसमें भी प्रोडक्ट बनेगा, सबस्ट्रेट से इसमें भी प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी इसमें भी प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को? यस Yes, सर। ठीक है। तो आपको देता ये है बुक में, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दैट रिएक्शन इसको क्या बोलेंगे, दैट रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे। क्लियर है? तो ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होता है ना, एनर्जी लेवल के हिसाब से। ठीक है बेटा? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. चलो बाकी आप लोग जो है ना पढ़ लेना। अब बाकी जो है हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर, पीएच, है ना, सबस्ट्रेट, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो ठीक, Okay Okay. sir. Yes, sir. इतना रीड कर लेना आज का जी, नहीं तो भूल जाओगे सब।